हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी के अंतिम लेक्चर को। आज का लेक्चर आपका अंतिम लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैं इसका बेसिक थोड़ा सा बता चुका था कि इसमें मुझे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था जैसे जैसे मैंने ए मीन बी निकालना सीखा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखा है, कोई दो सेट है उनका डिफरेंस सीखा है, कैसे उनका डिफरेंस निकालते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हुई है। ठीक है, अब इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था आपसे कि अगर मान लो कोई दो सेट हैं, कोई दो फाइनाइट सेट हैं और दोनों की यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं तो कितने एलिमेंट होंगे। तो उसमें मैंने ये आपके तीन फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने ये तीनों फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। अब इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो कोई सेट है आपके पास, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट में मुझे एलिमेंट पता करना है कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं। तो अगर आप देखते हैं, अगर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट सिखाया है तो आपको पता होगा कि जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। अगर इस यूनिवर्सल से ए को छोड़ दिया जाए, यूनिवर्सल से ए को छोड़ दिया जाए, ए को अलग कर दिया जाए, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे अपन को न्यूमेरिकल के लिए समझना है कि मान लो कोई एक सेट है ए, वो उसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे। एक मिनट, हाँ शायद मैंने इसका setting सही नहीं किया। एक मिनट, हाँ सही है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में मुझे एलिमेंट की संख्या पता करनी हो, तो मैं यूनिवर्सल वाली जो भी सेट है, जो भी यूनिवर्सल सेट है, उनके एलिमेंट से उस सेट के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे। तो आपके कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई समूह है, मतलब मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 400 लोगों के समूह में 150 लोग चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय। चाय पीते हैं। तो कितने व्यक्ति या कितने लोग चाय नहीं पीते हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास? ठीक है, तो टोटल कितने लोगों का समूह है? 400 लोगों का समूह है। उस टोटल समूह को मैंने नंबर ऑफ यूनिवर्सल मान लिया कि जो टोटल है उसको मैंने यूनिवर्सल नाम दे दिया 400 का। उस 400 लोगों के समूह में जो चाय वाले लोग हैं उनको नाम दे दिया एनपी। चाय पीने वाले जो लोग हैं उनका नाम दे दिया एनपी। को कितने लोग हैं? 150 लोग। ठीक है, हमें क्या बताना है, कितने लोग चाय नहीं पीते हैं, कितने लोग चाय नहीं पीते हैं। तो मैं क्या करूंगा, टोटल जो यूनिवर्सल है उसमें से चाय पीने वाले लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल कितने लोग हैं? 400। चाय पीने वाले कितने हैं? 150। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 250 आ जाएगा। अगर सपोज करो आप इसको वेन डायग्राम से करना चाहते हैं, मेथड 2 आपका क्या होता है? वेन डायग्राम। तो ये पूरा वेन डायग्राम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बोलते हैं। इसके अंदर एक कोई ग्रुप है चाय पीने वाले लोगों का, जो कि ग्रुप कितने लोगों का है? 150 लोगों का। यूनिवर्सल में टोटल कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। अच्छा, यूनिवर्सल के अंदर ही सारे के सारे सेट इंक्लूड होते हैं, तो उसी यूनिवर्सल में जो 150 चाय वाले लोग इंक्लूड हैं, इसी यूनिवर्सल के अंदर ये 150 लोग चाय वाले इंक्लूड हैं। अगर मैं इन 400 में से, जो यूनिवर्सल 400 का है ना, इनमें से हम चाय वालों को अलग करेंगे तो बाहर कितने लोग खड़े दिखेंगे आपको? इस पूरे यूनिवर्सल से चाय वालों को अलग करेंगे तो बाहर कितने लोग खड़े दिखेंगे? 250। तो जो बाहर 250 आया है ना, जो बाहर वाला पोर्शन है, जो वो पार्ट है जो टी के अंदर नहीं है, मतलब जो चाय नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब है ये टी नॉट आ गया। टी नॉट मतलब जो चाय नहीं पीते हैं। तो इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे फॉर्मूला भी मैंने बताया है। टोटल लोग कितने थे? 400।
चाय पीने वाले कितने थे? 150। हमें बताना था कितने लोग चाय नहीं पीते, तो टोटल में से चाय पीने वालों को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ए गैस का। एक अंतिम फॉर्मूला है, कोई तीन सेट है ए बी सी, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी में एलिमेंट की संख्या बतानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। इन तीनों को ऐड करेंगे, पर्टिकुलर दो के इंटरसेक्शन, ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और सी ए के इंटरसेक्शन को घटाएंगे और फिर तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। चलिए अब देखिए, 35 छात्रों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, यहाँ पे कॉमा लगा दो, क्वेश्चन है मैंने वही चालू कर दिया। क्रिकेट एवं फुटबॉल दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। और दिया गया है प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। जो छात्र हैं वो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। कम से कम एक का मतलब होता है वो दोनों भी खेल खेल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? 35 छात्रों की कक्षा है, 24 ने क्रिकेट खेला, 16 ने फुटबॉल खेला। ठीक है, तो 35 के 35 जो क्लास में स्टूडेंट हैं वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो सी है मैंने उसको क्रिकेट के लिए रिप्रेजेंट कर दिया और एफ को मैंने फुटबॉल के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। एफ को मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट किया? फुटबॉल के लिए। तो आपको पता चलता रहेगा सी का मतलब क्या है? क्रिकेट, और एफ का मतलब क्या है? फुटबॉल। अगर मैं बात करूं कि क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, तो आपको पता है 24। अगर मैं बात करूं फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं? 16। टोटल 35 खिलाड़ी हैं, तो नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, टोटल को यूनियन का नाम देंगे तो वो 35 है। मुझे निकालना है नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, दोनों खेल खेलने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर एक आपका यूज हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला नंबर एक यूज करता हूँ तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल बराबर नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। कितना है आपका? 35 है, क्रिकेट 24 है, फुटबॉल 16 है। नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल मुझे निकालना है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सब मतलब इसको यहाँ पे लाओगे प्लस का, मुझे यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक मेथड तो आपका ये हुआ। अगर मान लो आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको ये वाला मेथड नहीं जम रहा है, तो अब एक तरीका और भी है, इसका मेथड टू। मेथड टू क्या करेगा? आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? एक आप लोग पार्ट बनाएंगे किसका? क्रिकेट का। एक पार्ट बनाएंगे फुटबॉल का। ठीक है, टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 35। क्रिकेट के कितने हैं? क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की भी फिलहाल में बात करूं तो 24 है, और फुटबॉल की बात करूं तो मैं कितना है? 16 है। अगर मैं 16 और 24 को जोड़ता हूँ, 24 और 16 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आपके 40 खिलाड़ी बन रहे हैं। कितने खिलाड़ी बन रहे हैं? 40। लेकिन टोटल खिलाड़ी हैं कितने? 35। और अभी फिलहाल में अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ियों को, तो बन रहे हैं 40। लेकिन खिलाड़ी एक्चुअल में है कितने? 35। तो यहाँ पे 5 जो खिलाड़ी हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, मतलब वो अतिरिक्त हो रहे हैं। 5 खिलाड़ी जो हैं वो अतिरिक्त हो रहे हैं। अब 5 खिलाड़ी अतिरिक्त क्यों हो रहे हैं? भाई खिलाड़ी तो 35 ही। तो इसका मतलब जो 5 खिलाड़ी अतिरिक्त हो रहे हैं, तो वो खिलाड़ी अतिरिक्त हो रहे हैं जिनको मैंने क्रिकेट में भी जोड़ दिया और फुटबॉल में भी जोड़ दिया, तो वो डबल टाइम ऐड हुए हैं। तो जितना खिलाड़ी एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब है उन खिलाड़ियों को मैंने डबल टाइम ऐड किया, मतलब वो कॉमन प्लेयर होंगे। कॉमन प्लेयर इन द सेंस वो क्रिकेट भी खेलते होंगे और फुटबॉल भी खेलते होंगे। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन वाला पोर्शन है वो कितना हो गया आपका? 5 हो गया। क्रिकेट का टोटल 24 था, 5 कॉमन में चला गया, तो ओनली क्रिकेट में कितना बचा? 19 बचा। फुटबॉल में टोटल कितना था? 16 था, 5 कॉमन में चला गया, तो ओनली फुटबॉल में कितना बचा? 11 बचा। तो देखो, 19 और 5 आपका 24, 24 और 11 कितना होगा? 35।
टोटल 35 हुआ नहीं हुआ। अब इस वेन डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई पूछेगा कि दोनों गेम खेलते हैं 5 लोग, ओनली क्रिकेट खेलते हैं 19 लोग, ओनली फुटबॉल खेलते हैं कितने लोग, 11 लोग। तो एक तरीका तो ये हुआ। अगर वेन डायग्राम से करना है तो पहले कॉमन वाला पार्ट भरेंगे, कॉमन वाले पार्ट को भरने के बाद बाकी और सभी को फिल करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था। और अगर ये वाला मेथड नहीं लगाना है तो आप लोग फॉर्मूला वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक स्कूल में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। मैंने बताया भी था कि या के लिए यूनियन की बात आएगी। तो मैंने 2 प्रकार के अध्यापक हैं। एम मतलब मान लिया मैंने मैथ के अध्यापक हैं, टीचर हैं, और मैंने पी मान लिया आपका फिजिक्स टीचर है, फिजिक्स टीचर है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने क्या बोला कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। जब या की बात आती है तो यूनियन मतलब होता है। तो नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स कितना है, 20 अध्यापक है। अच्छा, आगे क्या बोला गया, 12 गणित पढ़ाते हैं। इसमें से नंबर ऑफ मैथ कितना है, 12 है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, 4 ऐसे हैं जो भौतिक गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स के 4 आपके टीचर हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाया है। ठीक है, तो बताना है कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ फिजिक्स हमें बतानी है। तो सीधा है, यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ एम यूनियन पी का नंबर होगा एम, नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। यूनियन कितने का है, 20 का, मैथ में कितने हैं, 12, फिजिक्स मुझे पता नहीं है, और कॉमन कितने हैं, 4। 12 में से 4 गया, 8 बचा। 8 को यहाँ पे लाओगे तो नंबर ऑफ फिजिक्स जो आएगा 8 यहाँ पे जाके कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। बताइए, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसी को मेथड 2 से करना है, इसी का मेथड 2 अगर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जरा सी जगह में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आपका ग्रुप है किसका, मैथ का, ये फिजिक्स का। ठीक है, देखो, सबसे पहले कॉमन अध्यापक कितने हैं, 4। 4 अध्यापक कॉमन में डाले। मैथ में कितने हैं, 12। 4 कॉमन में चले गए तो मैथ में कितने बचे, 8। देखो, 8 4 12 हो रहा नहीं हो रहा। टोटल ग्रुप कितने का था, 20 का। 20 में 12 अध्यापक आपके फिल हो चुके हैं। 4 कॉमन में, 8 ओनली मैथ में। अब ओनली फिजिक्स में कितने अध्यापक और बचे हैं, 8। तो देखो, 8 दूनी 16, 4 20, पूरे 20 अध्यापक हुए। अगर टोटल फिजिक्स की बात करेंगे, टोटल फिजिक्स इस गोले की, तो कितने हुए, 8 4 12। टोटल मैथ में भी कितने हुए, 8 4 12। कॉमन कितने हुए, 4। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा ओनली मैथ, 8। इसी क्वेश्चन में पूछा या ओनली फिजिक्स, 8। तो सारे के सारे वेन डायग्राम में एक ही बार में निकल के आ जाते हैं। चलिए, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। मतलब मैं नहीं बताऊंगा का मतलब ये है, आप लोग ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर आप लोग हमसे कमेंट करें। 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं। कोई भी स्किल प्रॉब्लम है 200 लोगों को। ठीक है, स्किल में कोई प्रॉब्लम होगी 200 लोगों को, जिसमें 120 व्यक्ति किसी केमिकल सीवन से पीड़ित है। तो ये कोई केमिकल है सीवन जिससे 120 लोग पीड़ित हैं केमिकल इन्फेक्शन में। 150 व्यक्ति C2 से, सॉरी 50 व्यक्ति, कोई केमिकल C2 है जिससे 50 व्यक्ति इफेक्टेड है। और उन्होंने क्या बोला कि 30 व्यक्ति दोनों केमिकल से इफेक्टेड है, C1 इंटरसेक्शन C2। ऐसे कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। ठीक है, केमिकल C1 से कितने लोग पीड़ित हैं, 120।
C2 से कितने लोग पीड़ित हैं? 50। केमिकल C1 इंटरसेक्शन C2 से कितने लोग पीड़ित हैं? कितने लोग पीड़ित हैं? 300। पहला पार्ट उन्होंने बोला है कि वो लोग जो C1 अथवा C2, जब भी अथवा का भाव आता है, अथवा का फील आता है, अथवा मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे? और। जब भी और का फील आएगा, अथवा का फील आएगा, तो वहां पे बात होगी यूनियन की। तो नंबर ऑफ केमिकल C1 यूनियन केमिकल C2 मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, नंबर ऑफ केमिकल C1 यूनियन केमिकल C2 बराबर नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। पहला वाला फॉर्मूला यूज किया। केमिकल C1 से कितने लोग हैं? 120। C2 से कितने हैं? 50। इंटरसेक्शन है 30 का। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 170 हुआ। 30 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा आपका? 140 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है। इसी के बी पार्ट में कितने व्यक्ति C1 से प्रभावित हैं, C2 से नहीं है? नंबर ऑफ C1 से प्रभावित हैं बट C2 से नहीं है। तो A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जो पहले लिखा होता है पहले उसको लिखते हैं नंबर ऑफ C1, फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन को हम लोग घटा देते हैं। तो C1 से कितने लोग पीड़ित हैं? 120। इंटरसेक्शन कितना है? 30 का। तो C1 माइनस C2 का मतलब हुआ ओनली C1। ओनली C1। तो ओनली C1 से कितने लोग पीड़ित हुए? 90 लोग पीड़ित हुए। बी सी पार्ट में उन्होंने क्या बोला? कितने लोग ओनली C2 से पीड़ित हैं? कितने लोग ओनली C2 से पीड़ित हैं? मतलब C2 से पीड़ित है बट C1 से नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ओनली C2 से पीड़ित। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C2 कितना है अपने पास? C2 कितना है? 50। इंटरसेक्शन कितनी है? 30 का। तो कितना आंसर आ गया आपका? 20 आ गया। तो इसके तीनों पार्ट हो गए। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करते, तो वेन डायग्राम में क्या होता? देखो यहाँ पे एक हमने बनाया केमिकल C1 से पीड़ित, एक बनाया केमिकल C2 से पीड़ित। केमिकल C1 और C2 कॉमन वाले कितने लोग हैं? 30 लोग हैं जो दोनों से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले कॉमन को फिल किया। ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि C1 से 120 पीड़ित हैं जिसमें 30 कॉमन में चले गए। तो यहाँ पे कितने बचे? 90 बचे ना। टोटल 120 है तो 30 कॉमन में चले गए तो कितना और बचा? 90 बचा। C2 से पीड़ित कितने लोग हैं? 50। 30 उसमें से कॉमन में चले गए। 30 कॉमन में चले गए ना। तो टोटल C2 में 50 होने चाहिए, 30 यहाँ लिख चुके हैं तो 20 और बचेगा। तो देखो एक ही बार में सारे आंसर। टोटल कितने लोग पीड़ित हुए? 90, 30, 20, 140 टोटल। ओनली C1 ओनली C2 और कॉमन टोटल हुए 140। अगर कहा जाए ओनली C1 से, जो ओनली C1 वाले पार्ट में है, कॉमन में नहीं, C1 वाले पार्ट में वो 90 है। ओनली C2 में कितने? 20 है। वेन डायग्राम से एक बार में पूरा आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पे इसका पहले स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। उन्होंने क्या बोला है? रसायन की कक्षा में 40, भौतिक की कक्षा में 60 स्टूडेंट हैं। तो सी मतलब रसायन की कक्षा है, रसायन की कक्षा है, और पी मतलब भौतिक की कक्षा है, भौतिकी की कक्षा है। उन्होंने बोला कि केमिस्ट्री की कक्षा में कितने लोग हैं? 40। और उन्होंने बोला फिजिक्स की कक्षा में कितने लोग हैं? 60। चलिए उन छात्रों की संख्या क्या थी जो जो या तो रसायन की कक्षा में है या भौतिक की कक्षा में है, या मतलब यूनियन केमिस्ट्री यूनियन फिजिक्स के स्टूडेंट मुझे बता। केमिस्ट्री के स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। फिजिक्स की 60 हैं। इनकी यूनियन की संख्या बतानी है।
अच्छा एक बात यहाँ पे समझ लो कि हो सकता है केमिस्ट्री वाला फिजिक्स भी पढ़ता हो सकता है फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़ता हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओनली केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओनली फिजिक्स पढ़ते होंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब इस चीज को मुझे बताना था कि ऐसा हो सकता है कि केमिस्ट्री वाले फिजिक्स भी पढ़ते हो और फिजिक्स वाले केमिस्ट्री भी पढ़ते हो। इसका मतलब है यहाँ पे इतनी चीज को ध्यान में रखना है बस। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, ए पार्ट, मुझे इसका यूनियन निकालना है, और उन्होंने क्या बोला है ए पार्ट में कि दोनों कक्षाएं एक ही बादल में एक ही बादल में एक ही बादल में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। अब देखो यहाँ पे पहला केस क्या है कि दोनों कक्षाएं एक ही बादल में उपस्थित होती है। बादल का मतलब यहाँ पे पीरियड से है, घंटे से, मतलब यानी इसमें घंटे घंटी लगती है, पहला पीरियड चल रहा है, दूसरा पीरियड चल रहा है, तो उसकी इसकी जो टाइम टेबल होती है उसमें जो पहला पीरियड है दूसरा पीरियड है, तो जो पीरियड टाइम होता है उसको यहाँ पे बादल बोला गया है। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि एक ही पीरियड में दोनों कक्षाएं चलती हैं, एक ही पीरियड में दोनों कक्षाएं चलती हैं, मतलब मान लो पहला पीरियड है, एक रूम में कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक रूम में कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मुझे मेरे पास सी है, पी है, यूनियन याद करना है, तो मुझे इंटरसेक्शन की नीड होगी। अब इस थ्योरी में इंटरसेक्शन का वैल्यू छुपा हुआ है, कैसे, ये बताओ। जैसे एक कक्षा में कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक कक्षा में कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक ही पीरियड चल रहा है, मतलब मान लो इसमें तो वही पहला पीरियड चल रहा है, वो कोई एक टीचर आके फिजिक्स पढ़ाता है, कोई एक टीचर आके केमिस्ट्री पढ़ाता है। अब एक ही टाइम पे अगर दोनों टीचर पढ़ाते हैं, तो यहाँ से बात फैक्ट है कि जो केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा वो फिजिक्स में नहीं जा पाएगा, और जो फिजिक्स पढ़ रहा होगा वो केमिस्ट्री में नहीं जा पाएगा। अगर एक ही पीरियड में दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो फिजिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएगा, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स नहीं पढ़ पाएगा। मान लो एक कोई 4 से 5 का टाइम है, उस 4 से 5 में कोई टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा हो, कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो जो फिजिक्स की कक्षा में जा रहा होगा वो केमिस्ट्री में नहीं जा पाएगा, और जो केमिस्ट्री में जा रहा होगा वो फिजिक्स में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही बादल की जब बात आएगी, तो कॉमन स्टूडेंट के नाम पे क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे छुपा था कि यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट कितने होंगे, जीरो। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री यूनियन फिजिक्स जब निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स। केमिस्ट्री कितना है, 40 है, फिजिक्स 60 है, कॉमन जीरो है, टोटल हुआ आपका 100। टोटल कितना हुआ, 100। बी पार्ट में उन्होंने बोला है कि दोनों कक्षाएं अलग अलग बादल में है। अब अलग अलग टाइम पे दोनों कक्षाएं चल रही है, दोनों कक्षाएं अलग अलग बादल में है, दोनों कक्षाएं अलग अलग बादल में। अब अलग अलग बादल मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीरियड में दोनों कक्षाएं चलती है। किसी पीरियड में कोई टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, उससे कोई अगले पीरियड में कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, दोनों कक्षाएं अलग अलग बादल में है। अब अलग अलग टाइम पे अगर दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों विषय को पढ़ते होंगे, वो फिजिक्स भी पढ़ते होंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे। जब अलग अलग टाइम पे पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टाइम पे क्लास चलेगी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो केमिस्ट्री दोनों पढ़ते होंगे। तो उसमें बोला भी गया है कि 20 छात्र दोनों कक्षा में है, तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स कॉमन यहाँ पे दिया गया 20। अब यहाँ पे सी दिया है, पी दिया है और कॉमन दिया है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फिजिक्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन पी। यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे -20, आंसर आया 80 आया। आंसर कितना आया आपका, 80 आया। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। एक ही बादल का मतलब हुआ एक ही टाइम पे दोनों क्लास चलेगी, तो कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा। और जो दोनों क्लास जब अलग अलग टाइम पे चलेगी, तो वहाँ पे कॉमन स्टूडेंट हो सकते हैं। तो वहाँ पे कॉमन स्टूडेंट कितने होंगे, 20 में, वो दिया गया है आपको। ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला उन्होंने, क्या बोला है, 35 छात्रों की कक्षा में 17 छात्रों ने गणित लिया, तो जो मैथ के स्टूडेंट है उनको मैंने एम बोला, वो कितने लोग हैं, 17 स्टूडेंट हैं।
ठीक है। 10 छात्रों ने गणित लिया लेकिन अर्थशास्त्र नहीं लिया। 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गणित ले लिया है, ऐसे मैथ लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया। ऐसे लोग कितने हैं? 10। एम का मतलब है मैथ, ई का मतलब है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और इसका मतलब क्या है? गणित। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ लिया, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया, अर्थशास्त्र नहीं लिया। ठीक है। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स, ये मुझे ज्ञात करना है। और क्या बोला इन्होंने? उन छात्रों की संख्या भी ज्ञात की जिन्होंने केवल अर्थशास्त्र लिया, गणित नहीं लिया। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स माइनस मैथ, इनको भी ज्ञात करना है। चलिए, प्रत्येक छात्र ने या तो गणित लिया या दोनों विषय लिए। तो जो कक्षा में है ना स्टूडेंट, उन्होंने या तो गणित लिया है या अर्थशास्त्र लिया है या दोनों विषय लिए हैं। इसका मतलब जो 35 है, जो 35 छात्र हैं, वो यहाँ पे यूनियन का काम करेंगे, इकोनॉमिक्स यूनियन मैथ। टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं? 35। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया? मैथ के स्टूडेंट दिए, मैथ में से इकोनॉमिक्स अगर अलग कर दिए जाए तो वो कितने? 10। इसका मतलब हुआ ओनली मैथ। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ आपका? ओनली मैथ। इसका मतलब ये ओनली मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक है। हमें मैथ और इकोनॉमिक्स में कॉमन स्टूडेंट पता करना है, ओनली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पता करना है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पता करना है, और उसका टोटल स्टूडेंट दिया गया 35 है। पहले तो एक काम करेंगे, मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा m माइनस ई को। जब m माइनस ई को अप्लाई करेंगे तो इसको मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखूंगा, नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स। तो ये कितना दिया गया आपको? 10 दिया गया। मैथ कितना है? 17 है। इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, इसको उठा के यहाँ लाओगे तो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स, 17 में से 10 गया, 7 आ गया इंटरसेक्शन का मान, 7 आ गया इंटरसेक्शन का मान। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ मैथ यूनियन इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे नंबर ऑफ मैथ होगा पहला फॉर्मूला, फिर नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, और फिर इंटरसेक्शन को घटाएंगे, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स। यूनियन कितने का है? 35 का है। मैथ 17 के पास है, इकोनॉमिक्स मुझे पता नहीं, कॉमन 7 है। 17 में से 7 गया, 10 बचा, तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका आ गया कितना? 32 से 10 जाएगा तो 25 आंसर आएगा। तो ये तो आ गया इकोनॉमिक्स। लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स नहीं निकालना है, मुझे निकालना है इकोनॉमिक्स माइनस मैथ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स माइनस मैथ निकालूंगा। तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स माइनस करने के लिए पहले वाले सेट से दूसरे वाले के, मतलब पहले वाले सेट से कॉमन वाले एलिमेंट को हम लोग घटा देंगे। तो इकोनॉमिक्स कितने का है? 25 का है, और कॉमन कितना है? 7 है। 25 से 60 जाएगा, 18 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 18 आएगा आपका। ये आपका आंसर हुआ। ए वर्ड्स को दोबारा से देख लो, हो सकता है थोड़ा फास्ट हो गया वो, तो एक बार दोबारा ट्राई करोगे तो चीजें आ जाएंगी। सारे वही फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का पूरे में यूज हुआ है। तो एक बार फिर से देख लो, चीजें आ जाएंगी। चलिए, अगला देखो क्या है आपका, इसको हम रब करते हैं। हाँ, अगर इस वाले क्वेश्चन को आप लोग पेन डायग्राम से समझना चाहते हो, इसी वाले क्वेश्चन को, तो मैं पेन डायग्राम और बना सकता हूँ इसी का। मेथड 2 है एथ क्वेश्चन का, एथ वाले का मेथड 2। मैंने पेन डायग्राम बनाया, इसमें एक ऑप्शन दिया मैंने मैथ का, एक दिया इकोनॉमिक्स का। कॉमन कितना है पता नहीं, मैथ में टोटल कितने हैं? 17 है। ओनली मैथ में 10 है। ओनली मैथ में कितने हैं? 10 है। ओनली मैथ में कितने हैं? 10 है। और मैथ में टोटल कितने हैं? 17। अब टोटल अगर 17 है, ओनली मैथ में 10 है, तो जो 7 एक्स्ट्रा है वो क्लियर है, कॉमन में गए होंगे। टोटल मैथ में कितने हैं? 17 है। ओनली मैथ में 10 है, तो जो 7 एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे होंगे? कॉमन में होंगे। टोटल मैथ में कितने हैं? 17 है। ओनली मैथ में, ओनली मैथ कितने हैं? 10 है। तो 10 और 7 17, टोटल 17 हो रहा है, नहीं हो रहा? तो 7 चला गया कॉमन में, तभी जाके टोटल 17 होगा।
ओनली मैथ में कितने हैं, 10 है। तो ओनली मैथ में पहले 10 को फिल कर दिया, तो टोटल 17 थे, तो साथ मैंने कॉमन में डाल के पूरा बैलेंस बना दिया 17 का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35 हैं। जब टोटल 35 है, 35 में से 10 और 7 17 फिल हो चुके हैं, तो ओनली इकोनॉमिक्स में कितने बचे, 18। देखो पूरा आंसर आ गया। कॉमन स्टूडेंट 7, ओनली मैथ में 10, ओनली इकोनॉमिक्स 18। सारा आंसर एक ही बात है। तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखो। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आपका। 9th क्वेश्चन सेम है, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 करिए आप। एक किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी में 26 और फुटबॉल में 29 खिलाड़ी हैं। तो बी मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल, बी मतलब बास्केटबॉल, एफ मतलब फुटबॉल, फुटबॉल और एच मतलब हॉकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और हॉकी टीम में 26 खिलाड़ी हैं, ठीक है। फुटबॉल टीम में 29 खिलाड़ी हैं, 29 खिलाड़ी हैं। आगे क्या बोला गया है, 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। हॉकी और मतलब इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 14। 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 खेलते हैं हॉकी और फुटबॉल। चलिए, और 12 खिलाड़ी फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। नंबर ऑफ फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 12। चलिए, और 8 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, हॉकी, इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, इंटरसेक्शन फुटबॉल, कितने लोग हैं, 8। तो बास्केटबॉल 21, फुटबॉल 29, हॉकी 26। हॉकी और बास्केटबॉल में कॉमन कितने हैं, 14। हॉकी फुटबॉल का इंटरसेक्शन 15, फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन 12, हॉकी बास्केटबॉल फुटबॉल इन तीनों का इंटरसेक्शन 8 है। टोटल मुझे बताना है, मतलब नंबर ऑफ एच यूनियन बी यूनियन एफ। टोटल तो यूनियन में पता चलेगा ना, टोटल जो है वो यूनियन में पता चलेगा। तो लास्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ हॉकी, नंबर ऑफ बास्केटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल, नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ क्या होगा आपका, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, प्लस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। हॉकी कितना है, 26, बास्केटबॉल 21, फुटबॉल 29, हॉकी और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन 14 का, बास्केटबॉल और फुटबॉल का इंटरसेक्शन 12 का, फुटबॉल और हॉकी का इंटरसेक्शन 15 का, प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन हुआ 8 का। इन तीनों का इंटरसेक्शन किसका हुआ, 8 का। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। अब एक चीज और समझेंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करना तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या करेंगे, वेन डायग्राम। पहले तो मैंने सारी चीजों को लिखा, जो जो आपको दिया गया, जो आपको ज्ञात करना है, थर्ड लास्ट वाला फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। अगर आपको सपोज पर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम। ये मान लो आपका बास्केटबॉल है, ये आपका क्या है, फुटबॉल है, और ये आपका हॉकी है। चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तीनों में कितने लोग कॉमन है, 8। ये तीनों का इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, ये तीनों का इंटरसेक्शन हुआ। इसके बाद चलेंगे हम दो दो के इंटरसेक्शन में। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन कितना है, फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन कितना है, 12।
अब जो 12 है उन 12 में से 8 तो कॉमन में लिख चुका ना, ये भी तो 8 कॉमन में जा रहा है। ये जो 8 है वो भी तो फुटबॉल और बास्केटबॉल, जब वो 8 तीनों में कॉमन है तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में भी कॉमन होगा। तो इन 12 में से 8 यहाँ भर चुका है, तो इन दोनों के कॉमन में कितना और भरो? 4। देखो 8 4 12 फिल हो गया बास्केटबॉल और फुटबॉल में। हॉकी और फुटबॉल में कितना है कॉमन? 15। 15 में 8 यहाँ आ चुका तो 7 और दो, 8 7 15 हो जाएगा। हॉकी और बास्केटबॉल में 14, 14 में से 8 यहाँ भर चुका तो यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। देखो मैच करो, तीनों का कॉमन 8, हॉकी और बास्केटबॉल। हॉकी और बास्केटबॉल में देखो 14 हुआ, फुटबॉल और बास्केटबॉल में देखो 12 हुआ, हॉकी और फुटबॉल में देखो 15 हुआ। हॉकी और फुटबॉल में कितना हुआ? 15 हुआ। अच्छा, हॉकी में टोटल कितने? 26। 26 में भर कितना चुका? 8 6 14 और 14, 8 6 14 7 21, 8 6 14 7 21, 21 भर चुका, टोटल 26 है तो यहाँ 5 और आ जाएगा आपका। अगर मैं कहूँ फुटबॉल में टोटल 29 है, भर कितना चुका? 8 6 12, 12 7 19 भर गया है तो यहाँ पे 10 और बचा, जो को पूरा फुटबॉल में 29 हो जाएगा। हॉकी में कितना है? सॉरी बास्केटबॉल में 21 है, 8 4 12, 12 6 18, 18 भर चुका है तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 3 बचेगा आपका। अब टोटल खिलाड़ी निकालनी है तो इन सारे नंबर्स को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाए कि ओनली फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, ओनली फुटबॉल, तो 10 आ गया ओनली फुटबॉल। अगर वो कहे कि ओनली हॉकी कितने लोग खेलते हैं, 5, ओनली बास्केटबॉल 3। अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा और क्रिटिकल बनाए, वो कहे वो खिलाड़ी जो केवल और केवल दो ही गेम खेलते हैं, केवल और केवल दो ही गेम खेलते हैं, तो केवल केवल दो गेम मतलब ये 4 ऐसे लोग हैं जो बास्केट और फुटबॉल खेलते हैं, दो ही गेम खेल रहे हैं। 6 ऐसे हैं जो भी केवल दो गेम खेल रहे हैं, और यहाँ पे 7 ऐसे हैं जो केवल दो गेम खेल रहे हैं। तो केवल दो गेम वालों की अगर बात करें तो 6 4 10 7 17 आंसर आएगा। अगर बात की जाए कि एक ही गेम खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या एक एक गेम खेलने वाले भी ओनली में गया नहीं गया, तो 5 3 8 10 18 जो ऐसे खिलाड़ी जो केवल एक एक गेम खेलते हैं। तो वेन डायग्राम से क्या है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी आप लोग निकाल सकते हो। बाकी फॉर्मूला मैंने बताया है टोटल खिलाड़ी खिलाड़ी के लिए तो यही है, और यहाँ भी टोटल नंबर को ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा। तो एक तरीका तो दसवीं का जो फॉर्मूला वाला है, और एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम से हम वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो किसी सेपरेट एक बात को पूछा जाए। जैसे कोई पूछे आपसे कि वो खिलाड़ी जो ओनली और ओनली बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ओनली मतलब दोनों गेम है, केवल और केवल बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, केवल और केवल बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, मतलब फुटबॉल कॉमन नहीं करना है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर पूछे जाएंगे तो इससे तुम लोग कर सकते हो, लेकिन इतना भी तुम लोगों को नहीं करना है। अभी तो आप लोग तुम लोग फॉर्मूला बेस फोकस करो, इसी से तुम लोगों का काम चल जाएगा। चलिए इसी के साथ सेट थ्योरी खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका रिलेशन फंक्शन, जो कि अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।